नमस्ते। आज हम पीटर हॉलिन्स की एक किताब है मानसिक मॉडल 30 थिंकिंग टूल्स, उसके कुछ हिस्सों पर जरा गौर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये किताब असल में हमारे सोचने के तरीके को बेहतर बनाने के बारे में है। कैसे हम बेहतर फैसले लें, चीजों को ज्यादा साफ तरीके से समझें। और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के नए रास्ते निकालें। हाँ, वही तो हमारा मकसद यही है कि हम समझे कि ये मानसिक मॉडल आखिर हैं क्या भला। और जैसा किताब बताती है, ये हमारी सोच और हमारे फैसलों को कैसे क्या कहते हैं तराश सकते हैं। हाँ, और आजकल तो ये बहुत जरूरी भी हो गया है। वही तो, जिस तरह हर तरफ से जानकारी की बमबारी हो रही है, उसमें यह समझना कि भाई जरूरी क्या है और क्या बस शोर है, ये तो बड़ा काम है। बिल्कुल। किताब का एक बुनियादी आइडिया बड़ा दिलचस्प है कि असली समझ सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, सही। बल्कि ये जानना है कि सोचा कैसे जाए। सोचने का तरीका। हाँ, लेखक ने इन मॉडलों को दिमाग के लिए खजाने के नक्शे जैसा बताया है। मतलब ऐसे फ्रेमवर्क जो हमें मुश्किल हालात में रास्ता दिखा सकते हैं। गाइड की तरह। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जानकारी को इस्तेमाल करने के औजार हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये सोचने के तरीके, ये मॉडल इतने जरूरी क्यों हैं, खासकर आज के दौर में। और यहीं से बात दिलचस्प होती है। पीटर हॉलिन्स का तर्क है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि सिर्फ एक ही नजरिए या एक ही सोचने के तरीके पर टिके रहना वो हमें सीमित कर देता है। दायरा छोटा हो जाता है। हाँ, उन्होंने वो मशहूर कहावत दोहराई है, अगर आपके पास सिर्फ एक हथौड़ा है तो हर समस्या कील ही नजर आती है। हाँ हाँ, सुना है ये। इसके बजाय वो सलाह देते हैं कि हमें अलग अलग फील्ड से कई तरह के मानसिक मॉडल इकट्ठा करके अपना एक टूलकिट बनाना चाहिए। अच्छा, एक टूलकिट। हाँ, ताकि जब कोई नई या मुश्किल चुनौती सामने आए तो हमारे पास उससे निपटने के लिए सही औजार हों। ये टूलकिट वाली बात अच्छी लगी। मतलब एक ही चश्मे से दुनिया को ना देखना। स्रोत में कुछ खास बातों का जिक्र है जिन पर किताब फोकस करती है। बेहतर निर्णय लेना, सोच में स्पष्टता लाना और समस्याओं को नए ढंग से हल करना। क्या हम पहले बेहतर निर्णय लेने वाले पहलू को थोड़ा और खंगाल सकते हैं? फैसले तो हम रोज ही लेते हैं, छोटे बड़े। बिल्कुल बिल्कुल। किताब इस बात पर जोर देती है कि फैसले लेते वक्त सिर्फ फौरी नतीजों को ना देखें, बल्कि लंबे समय में उनका क्या असर होगा इस पर गौर करें। मतलब सोच समझ के दूर तक देखकर फैसला लेना। लॉन्ग टर्म सोचना। हाँ, इसमें एक बहुत कारगर मॉडल जिसका जिक्र है वो है आइजनहावर मैट्रिक्स। आपने शायद सुना हो इसके बारे में। हाँ हाँ, आइजनहावर मैट्रिक्स, वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला है ना? वही वही। ये कामों को उनकी तात्कालिकता मतलब अर्जेंसी और महत्व यानी इम्पोर्टेंस के आधार पर 4 हिस्सों में बांटने में मदद करता है। अच्छा, 4 हिस्से कौन कौन से? पहला, जो तत्काल भी हैं और महत्वपूर्ण भी, इन्हें तो फौरन करना है। दूसरा, जो महत्वपूर्ण है पर तत्काल नहीं, इन्हें प्लान करना है, इनके लिए टाइम निकालना है। ओके, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। हाँ। तीसरा, जो तत्काल है पर महत्वपूर्ण नहीं, मतलब शोर ज्यादा मचा रहे हैं पर असल में उतने जरूरी नहीं, इन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं या टाल सकते हैं। डेलीगेट या डिले। और चौथा, जो न तत्काल है न महत्वपूर्ण, इन्हें शायद करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये तो हटा ही दो। हाँ, इसका असली मकसद ये है कि हमारा ध्यान और हमारी ऊर्जा उन चीजों पर लगे जो वाकई हमारे लंबे समय के लक्ष्यों के लिए मायने रखती हैं, न कि सिर्फ उन पर जो अभी सामने चीख रही हैं। ये तो रोजमर्रा की भागदौड़ में बहुत काम आ सकता है। अक्सर हम अर्जेंट कामों में ही उलझे रह जाते हैं और इम्पोर्टेंट पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। ये मैट्रिक्स एक तरह से हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि भाई वाकई क्या जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं सोच में स्पष्टता पर, क्लैरिटी। ये भी आजकल एक बड़ी चुनौती है। इतनी सारी जानकारी में से काम की बात कैसे निकालें? सही बात है। स्रोत बताते हैं कि हॉलिन्स इसके लिए भी कुछ मॉडल देते हैं। हाँ, क्लैरिटी तो बहुत जरूरी है। जानकारी के इस शोर में से सही संकेत पकड़ना। स्रोत यहाँ 2 प्रमुख मॉडलों का जिक्र करता है। पहला है ओकम्स रेजर। ओकम्स रेजर, हाँ। इसका मूल सिद्धांत एकदम सरल है। जब किसी चीज की कई व्याख्याएं संभव हों तो आमतौर पर सबसे सरल वाली ही सही होती है। मतलब बेवजह की जटिलताओं से बचो। अच्छा, मतलब चीजों को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, सिंपल रखो। बिल्कुल। और दूसरा मॉडल है पेरेटो सिद्धांत, जिसे 80-20 नियम भी कहते हैं। हाँ, 80-20 रूल, ये तो बहुत फेमस है। हाँ, यह कहता है कि अक्सर हमारे लगभग 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% प्रयासों से ही आ जाते हैं। जैसे हो सकता है आपकी 80% बिक्री आपके 20% ग्राहकों से आती हो, या आपके 80% तनाव का कारण
आपके 20% समस्याएं हो। हाँ, ये 20-80 वाला नियम तो मैंने कई जगह सुना है। बिजनेस में, टाइम मैनेजमेंट में, हर जगह लगता है। सही। ये दोनों मॉडल, ऑकम्स रेज़ा और परेटो सिद्धांत, हमें मानसिक फंदों मतलब मेंटल ट्रैप्स और अपने पूर्वाग्रहों यानी बायसेस से बचने में मदद करते हैं। ओके। ये हमें सिखाते हैं कि कहाँ फोकस करना है, वो 20% प्रयास जो 80% नतीजे देंगे, और कैसे गैर जरूरी जटिलताओं से बचना है। ये एक तरह से दिमाग को साफ करने वाले औजार हैं। ये दोनों सिद्धांत जाने पहचाने जरूर हैं, लेकिन उन्हें एक साथ मानसिक मॉडल के तौर पर देखना, एक टूलकिट के हिस्से की तरह, ये एक नया नजरिया देता है। बात जम गई। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, नवोन्मेषी समस्या समाधान, मतलब इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। सुरुत कहता है कि किताब समस्याओं को नए तरीकों से देखने और हल करने के कई रास्ते सुझाती है। हाँ, इसमें एक जिक्र है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, हाँ, ये वाकई एक शक्तिशाली तरीका है सोचने का। इसका मतलब है किसी भी समस्या या स्थिति को उसके बिल्कुल बुनियादी मौलिक तत्वों तक तोड़ देना। अच्छा, जैसे किसी इमारत को उसकी नींव तक, उसकी ईंटों तक तोड़ देना, और फिर उन बुनियादी सच्चाइयों से शुरू करके बिना किसी पुरानी धारणा या जैसा होता आया है वाली सोच के समाधान को नए सिरे से गढ़ना। ओहो, मतलब मान्यताओं पर सवाल उठाना। बिल्कुल, और चीजों को जड़ से समझना। ये नहीं कि दूसरों ने क्या किया है, बल्कि ये कि ये चीज असल में है क्या, इसके फंडामेंटल्स क्या है। अच्छा, यानी बनी बनाई सोच या नकल करने के बजाय खुद चीज की तह तक जाना और फिर वहां से सोचना शुरू करना, जैसे एलॉन मस्क ने स्पेसएक्स के लिए रॉकेट बनाने में किया। ऐसा सुना है मैंने। बिल्कुल सही उदाहरण है, उन्होंने यही किया। रॉकेट की लागत को उसके कंपोनेंट्स लेवल पर तोड़ा, एल्यूमिनियम कितना, टाइटेनियम कितना, कॉपर कितना, और फिर सोचा कि इन्हें बाजार से सस्ते में कैसे लाया जा सकता है और खुद कैसे बनाया जा सकता है। ये तरीका मुश्किल जरूर है, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत और दिमागी कसरत लगती है, पर ये सचमुच क्रांतिकारी समाधानों को जन्म दे सकता है। ये आपको दूसरों की बनाई सीमाओं से आजाद करता है। ये वाकई सोचने का एक अलग ही लेवल है। स्रोत में एक और दिलचस्प तकनीक का जिक्र है, और वो है विपरीत सोचना, इन्वर्जन। ये कैसा काम करता है? ये तो थोड़ा उल्टा पुल्टा सा लगता है। हाँ, ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन विपरीत सोचना कमाल का असरदार हो सकता है। इससे एंटी गोल या उल्टा मॉडल भी कहते हैं। एंटी गोल। हाँ, इसमें आप सीधे ये नहीं सोचते कि मुझे सफलता कैसे मिलेगी, बल्कि आप ये सोचते हैं कि असफलता की गारंटी क्या है, या मुझे क्या करने से बचना चाहिए। अरे, मतलब मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खोजने के बजाय ये सोचना कि गड्ढे कहाँ-कहाँ हैं जिनसे बचना है। ठीक समझे। आप उन सभी चीजों की लिस्ट बनाते हैं जो आपके लक्ष्य को बर्बाद कर सकती हैं, जो आपको नाकाम कर सकती हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट सफल बनाना चाहते हैं, तो आप सोचेंगे इस प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए मुझे क्या-क्या करना होगा। आलस करना होगा, टीम से बात नहीं करनी होगी, डेडलाइन मिस करनी होगी, बजट पार करना होगा। हाँ। जब आप ये सब सोच लेते हैं, तो आपको एकदम साफ पता चल जाता है कि किन चीजों से आपको हर हाल में बचना है। आपको पता चल जाता है कि असल में सफलता के लिए क्या जरूरी है। अरे वाह, ये तो गजब का तरीका है जोखिम पहचानने का। अक्सर हम सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं कि क्या करना है, पर ये भूल जाते हैं कि क्या नहीं करना है। ये तो दिमाग की बत्ती जला दी। बिल्कुल। चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट के पार्टनर, इस तकनीक के बहुत बड़े हिमायती हैं। हाँ, उनका नाम पहले भी आया था। हाँ, उनका कहना है कि कई बार जीवन में ज्यादा होशियार बनने से बेहतर है कि आप लगातार बेवकूफ़ी करने से बचें। सही बात है। विपरीत सोचने से ये साफ हो जाता है कि सफलता के लिए क्या जरूरी है, उन गलतियों से बचकर जो ज्यादातर लोग करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। हम अक्सर क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि ये भूल जाते हैं कि कई बार सबसे अच्छा रास्ता उन चीजों से बचना होता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये नजरिया तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इसी से जुड़ा हुआ स्रोत में चार्ली मंगर का एक और आइडिया आता है, मॉडलों का जाल बनाने की बात, लैटिस वर्क ऑफ मॉडल्स। ये क्या है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो मॉडलों का जाल बनाने का विचार बहुत गहरा है। ये कहता है कि सिर्फ एक या दो पसंदीदा मानसिक मॉडलों पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। वो फिर वही हथौड़ा कील वाली बात हो जाती है। हमें अलग अलग विषयों,
जैसे भौतिकी, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंजीनियरिंग से महत्वपूर्ण अवधारणाओं और मॉडल्स को सीखना चाहिए और उन्हें आपस में जोड़ना चाहिए, एक जाल की तरह। मतलब सिर्फ एक विषय के एक्सपर्ट बन के नहीं रहना, बल्कि अलग अलग फील्ड से आइडियाज लेने हैं और उन्हें कनेक्ट करना है। हाँ, बिल्कुल। मंगर का मानना है कि दुनिया बहुआयामी है, मल्टी डिसिप्लिनरी है और उसे समझने के लिए हमारी सोच भी वैसी ही होनी चाहिए। हर विषय दुनिया को देखने का एक अलग लेंस देता है। जब आप इन अलग-अलग लेंसों से देखना सीखते हैं, तो आप चीजों को ज्यादा समग्रता और गहराई से समझ पाते हैं। जिसके पास ऐसा विविध मानसिक टूल किट या जाल होता है, वो असल दुनिया की जटिलताओं और बारीकियों को समझने और उनसे निपटने में कहीं बेहतर होता है। समझ गया। ये हमें वापस उसी हथौड़ा और कील वाली समस्या पर ले जाता है। जितने ज्यादा और अलग-अलग तरह के औजार आपके पास होंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से आप अलग-अलग तरह की समस्याओं का सामना कर पाएंगे। ये सिर्फ मॉडल जानना नहीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे से जोड़ना भी है, एक जाल की तरह बुनना है। तो ये एक तरह से दिमागी औजारों का एक नेटवर्क बनाने जैसा है, जो मिलकर ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ये सिर्फ अलग-अलग औजार रखने से ज्यादा है। अच्छा, किताब के बारे में स्रोत कुछ और बातें भी बताते हैं, उसकी स्टाइल और लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में। उसे काफी व्यावहारिक और सीधी-सादी भाषा में लिखा गया बताया गया है। हाँ, स्रोत के अनुसार किताब की शैली संक्षिप्त है, प्रैक्टिकल है और एकेडमिक शब्दजाल मतलब जार्गन से मुक्त है। अच्छा, आसानी से समझ आने वाली। हाँ, हर अध्याय एक खास मॉडल पर फोकस करता है, जिससे इसे समझना और लागू करना आसान हो जाता है। इसे एक तरह की रेफरेंस गाइड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब किसी खास तरह की चुनौती आए, तो आप संबंधित मॉडल वाले अध्याय को देख सकते हैं। लेखक ने कोशिश की है कि यह आम पाठक के लिए सुलभ हो। लेकिन साथ ही स्रोत ये भी इशारा करता है कि शायद इसमें सब कुछ एकदम नया न हो। मतलब ऐसा तो नहीं कि ये आइडियाज पहले कहीं नहीं थे। बिल्कुल, स्रोत ये भी स्वीकार करता है कि कुछ पढ़ने वालों को लग सकता है कि ये पहले से मौजूद और जाने माने विचारों का ही एक संकलन है। ओके, एक तरह का कलेक्शन। हाँ, यानी हो सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा मौलिक या क्रांतिकारी विचार न हो, लेकिन इसकी खूबी शायद इसी बात में है कि ये इन बिखरे हुए शक्तिशाली विचारों को एक जगह एक सरल और सुलभ ढांचे में पेश करती है। खासकर उन लोगों के लिए जो मानसिक मॉडल की दुनिया में नए हैं या जो बस एक फटाफट इस्तेमाल की जा सकने वाली गाइड चाहते हैं, उनके लिए ये अपने सोचने के टूलकिट को अपग्रेड करने का एक मूल्यवान जरिया हो सकती है।